डाइट की बात हो गई और हमने बात भी कर ली कि एक 57 किलो का वजन मेंटेन करना, 57 किलो पर अपने वजन को लाना, एक जैसा कि पवन ने बताया 5 फुट 8 इंच के एक इंसान के लिए 21 साल के कितना मुश्किल काम है, कितने चैलेंजेस हैं इस वेट कैटेगरी में रहना, फिर रेसलिंग करना। और अब ओलंपिक के चैलेंजेस की बात करें अमन की, क्या चांसेस है मेडल के और क्यों आपको लगता है ये मेडल प्रोस्पेक्ट है? क्या उसकी बाउट की, क्या उसकी टेक्निकल और टैक्टिकल वो रहती है, स्ट्रैटेजी रहती है बाउट्स के अंदर ललित जी? अमन का जैसे मैंने बताया सीड जो अमन की 6 है, उसकी जो है पहले जो नॉन सीडेड खिलाड़ी है पहली बाउट उससे आएगी। दूसरी बाउट उसकी क्वार्टर फाइनल में आर्मेनिया का रेसलर है, यूरोपियन चैंपियन है वो 61 केजी का, उससे उसकी बाउट होगी। और आर्मेनियन मोस्टली जो आर्मेनियन रेसलर होते हैं ना उनमें इंडोरेंस की कमी होती है, स्ट्रेंथ की पावर होती है, टेक्निक भी होती है। लेकिन हमारी अमन की ये जो कह लो कि अमन में यही एक क्वालिटी है कि वो जितनी ज़्यादा बाउट लंबी चलेगी उतना ही वो दूसरे खिलाड़ी पर हावी होता चला जाएगा। उसमें यही है, अगर मैंने बताया आपको कि कोई भी रेसलर अगर अमन पहले 2 मिनट में स्कोर कम देता है तो फिर वो जो है उसकी बाउट वो उसको इतना स्पीड से बाउट चलाता है कि दूसरे वाले अपोनेंट को थका देता है वो, तो फिर वो जो है अपने आप गिरने लग जाए। हमारे जो है अमन की बिल्कुल फाइट जो है पिछले लास्ट ओलंपिक में हमने रवि को भी देखा होगा, रवि की तरह ही है। रवि भी हमारा जो है दूसरे प्लेयर को थकाता था पहले फिर स्कोर करता था, बिल्कुल वही अमन की जो है इसकी जो है अटैकिंग जो है इस पे अटैक ज़्यादा है, अटैक स्पीड है अटैक के साथ साथ। जब पहले 1.5 मिनट में बाउट चल जाती है उसके बाद ये उसमें स्पीड और पिकअप उठाती है इसकी बॉडी और एकदम और स्पीड में चलेगा ये। लेकिन क्या पहले 2 मिनट में या 1.5 मिनट में ये थोड़ा सा कमजोर रहता है उस लिहाज से? कमजोर नहीं रहता सर, कमजोर नहीं रहता। अगर वो थकाना, अगर सामने वाले ने पॉइंट्स ले लिए तो क्या होगा फिर? अगर नहीं फिर ये जैसे पॉइंट ले लेते हैं सामने वाला फिर ये उसे कवर भी करता है। आपने लास्ट ओलंपिक में अभी हम डिस्कस कर रहे थे और रवि की आप सेमीफाइनल बाउट देखो 8-0 से पीछे था। फिर उसने जो है उसको पिकअप किया और उसको खड़ा नहीं होने दे रहा था, कजाकिस्तान वाले का प्लेयर था, उसका अपना वो नीचे गिरे जा रहा था। ऐसा नहीं है प्लेयर पॉइंट चले जाते हैं तो कि ये हमारे लूज हो जाएंगे, लेकिन इनकी फिर जो क्या पॉइंट जाने के बाद फिर ये अपन की बॉडी जब 1-1.5 मिनट भी जो है निकल जाता है बाउट का, फिर पिकअप पूरी पिकअप पे आता है, फिर ये दूसरे वाले को खड़े नहीं होने देते, उसे जो है उसकी पूरी बाउट में इधर उधर मूवमेंट कराते रहते हैं आगे पीछे, उसे थका देते हैं। फिर वो सोचता है कि जो जैसे कोई खिलाड़ी जो टॉप लेवल का होता है वो भी इनसे सोचता है कि इस तरह बचूं मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि कहाँ से बचेंगे मैं, तो वो क्या करता है इंजरी का जो है बहाना बना लेगा, कुछ बना लेगा, उससे निकाल देता है। लेकिन फिर ये कहते हैं कि इनकी बॉडी कहते हैं कि नहीं इसे बीच में लाओ। कई कुश्तियों में अमन की में आप देखो जूनियर की में हम तो गए हैं, फिर ये कहते हैं कि नहीं खड़े करो इन्हें। रवि भी ऐसे ही था, तो वही चीज़ अमन में है। जब इसकी बाउट शुरू होती है शुरू में हम इसे समझाते भी हैं भाई लूज मत खड़ो, स्कोर नहीं देना, शुरू में ही कोशिश करो अटैक करने की। वो एक बात कहते हैं ना जिसकी बचपन से एक लड़ाई मिनट का वक्त चाहिए, लेकिन वो जो शुरू के जैसा कि समीप ने भी कहा 1.5 मिनट है या जो भी वो टाइम पीरियड है, क्या वो डिसएडवांटेज में तब्दील नहीं हो सकता? डिसएडवांटेज कई बार हाँ मैं बताता हूँ मैडम, कई बार जैसे हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में थी यही डिसएडवांटेज हुआ था अमन के साथ। ये जो जिसकी 5th सीड है ये अल्बेनिया का रेसलर, उसके साथ बाउट थी। इसके साथ ये क्या हुआ ना, शुरू में जो 4 पॉइंट इसकी नी में हल्की इंजरी भी थी, फिर वो इसके फितले बन गए तो फिर इसको जो इंजरी में वहाँ रुका नहीं गया इससे। कई बार इसको डिसएडवांटेज कई बाउटों में हुआ भी है। हम ये कहेंगे कि नहीं, हम उसे समझाते भी यही चीज़ आप बिलीव कर रहा, उसकी मैट पे जाने से पहले हम खिलाड़ी जो है बाहर जो है इनकी 1 या 2 बाउट पहले ही करा दे देते हैं, इसलिए ताकि इनकी बॉडी पूरी तरह पिकअप उठा ले अंदर जाते ही, इसलिए करवाते हैं वार्म अप कराते हैं। 1 बाउट इनकी पहले वहाँ मैट पे करानी होती है कि हाँ भाई इनकी पहले मैट पे बाउट कराते, फिर वहाँ जाके इनकी बॉडी पिक रहे, पूरे पिकअप पे रहे। और यही हमने उसे सिखाया जो है अब जो है पिछले 1 महीने 1.5 महीने जो इसकी कमजोरी थी, जैसे इसका पहले जो है डिफेंस वीक था, ये क्या करता है शुरू में अटैक खा जाते कई बार, जैसे मैंने आपको बताया शुरू 1 मिनट में। लेकिन अब उसको 1 महीने से उसी पे हमने वर्क किया है, उसको भी समझा है कि भाई अपना जो है अपना शुरू से ही जो है बॉडी को, एक ओलंपिक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जरा सा भी लूज हुए तो आप जो है बाउट को लूज कर जाएंगे। उसमें हम उसको शुरू से यही सिखा रहे हैं भाई तुमने जो है पूरे अच्छी तरह वार्म अप होके बाहर बाउट लड़के शुरू से अटैकिंग पे रहना है कि भाई 1 मिनट से समझ लो कि भाई पहले ही जो है हाँ भाई कुश्ती हमारी एक पहले हो चुकी है, अभी दूसरी कुश्ती में आ गए हम, तो वही समझ के उसको लड़ना है। उसको हमने समझाया है कि अपना डिफेंस मजबूत उसका कर भी रहे हैं, हम उसके साथ मेहनत भी कर रहे हैं।
देखो हम तो होपफुल हैं सर, और मैं आपको कहता हूँ कहाँ पे फंस सकता है, कहाँ पे फंस सकता है अमन, अगर कहाँ पर फंस सकता है जहाँ से निकलना है, कौन सा एरिया आपको लगता है ना, होता है ना कि यहाँ से निकले तो साए साए वो जैसे शुरू में जो ऐसे सर वो जो है टेक्निक्स मैंने बताई ना, जैसे 4 पॉइंट की नहीं मतलब वो मैं उसमें बोल रहा हूँ कौन से राउंड में कौन सा ऐसा रेसलर कौन से कंट्री के खिलाफ, अच्छा वो मैं पूछ रहा हूँ कि आर्मेनिया वाले के खिलाफ है, कौन सा ऐसा कौन सा टेढ़ा रेसलर। देखो सर ओलंपिक में जो है ना उस लेवल पे सारे ही रेसलर अच्छे होते हैं। हम ये सोचे कि नहीं कि देखो अब मैं अभी बताता हूँ आपको, एशिया क्वालिफायर में किर्गिस्तान का रेसलर क्वालिफाई कर गया और वो सेकंड आया था वहाँ, उसको कोई भी सीट नहीं मिली हुई, अमन को सीट मिली हुई है। तो मैं ये मेरा कहने का मतलब है कि ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई भी रेसलर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो हल्का है। जोत्सना याद है अभी मधुमिता बिष्ट भी यही कह रही थी, रैंकिंग मायने नहीं रखती। और 57 इंडिविजुअल डे आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, क्योंकि तैयारी तो आपकी पूरी है, स्किल सेट आपका बहुत अच्छा है, तभी आप यहाँ पे हैं, लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है? यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। रवि दहिया हमारा जो लास्ट ओलंपिक मेडल लिया उसको कोई सीट नहीं थी, लेकिन वो मेडल लेके आया। अच्छा, अमन ने रवि दहिया को हराया इस बार क्वालिफाइंग, क्वालिफाई कंपटीशन में हराया था, उनकी बहुत क्लोज बाउट हुई थी, 14-13 से हराया था। बताओ, हाँ सबसे वो पूरे कंपटीशन ऐसी चीजें कहाँ मिलेंगी आपको सुनने के लिए यार। लेकिन रवि दहिया इंजरी से वापस आए थे। सर मैडम हम तो ये 100% हम उम्मीद है, क्योंकि और अमन को हमने ये भी कहा भाई देखो अभी तक हमारे जितने खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लाते रहे हैं, अब की बार तो दबाव भी है का और पूरे देश का दबाव भी उसके ऊपर है, मेल और अकेला जा रहा है उसी के ऊपर है कि भाई मेल एथलीट वो जा रहा है, पूरा दबाव भी उस पर। हमने उसको कहा भाई अपना 100% दो, खुल के लड़ो, कोई बात नहीं, हार जीत तो देखो ये तो गेम का पार्ट होता है, खुल के लड़ोगे। मैंने कहा अगर वो खुल के लड़ेगा मैं आपको 100% श्योर करता हूँ कि वो मेडल भी देगा देश को। बिल्कुल। हाँ, और पवन पर्सनल लाइफ की तरफ बात कर रहे थे जाने की। बिल्कुल, अमन की स्टोरी जो है वो सचमुच ग्रिट की स्टोरी है, वो स्ट्रगल की स्टोरी है। अगर अमन मेडल जीतते हैं तो वो ये खिलाड़ी है जिन पर एक फिल्म बन सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में माँ बाप को खो दिया। पहले माँ का देहांत हो गया, फिर पिता का देहांत हो गया, और फिर गुरुजी के सानिध्य में वो आगे बढ़े। सिर्फ 11 साल का था। आपके पास कब पहुंचे थे अमन? और सर 2014 में अमन सहरावत जो है छत्रसाल स्टेडियम में आए थे, उसके आने के 6 महीने बाद ही उसके एक्सपायर हो गई माँ, फिर जो है 6 महीने बाद फादर। तो जब ये 11 साल का था अमन जब आया, छोटा बच्चा था। उसके बाद फिर ये जैसे आया, मेहनती था, शुरू से ही मेहनती था। जब एक्सपायर हो गए थे, इमोशनल टच भी जो है कुछ कभी उसके साथ रहा। और इसको जो है जो कहते हैं ना कि भाई एक किसी के पेरेंट्स नहीं होते तो एक कोई भी हो कि हाँ भाई यार इस पर, कोचेस भी कहते हैं यार इस लड़के के पेरेंट्स हैं, इस पर थोड़ा विशेष भी ध्यान दिया जाता है। तो वो उस पर ध्यान रखा और मेहनती शुरू से रहा है, शरीफ बच्चा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता। वो अकेडमी में अपना प्रैक्टिस करता है और कमरे रूम पे जाके रेस्ट करता है। वो उसका कोई से बातचीत भी बहुत कम करता है किसी भी फ्रेंड से, अपना बस प्रैक्टिस करेगा, खाएगा पिएगा सो जाएगा, थोड़ी बहुत देर बात करिए। और आपको मैं बता दूं हमारे एकेडमी में आप भी गए हो, मोबाइल तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सर्विस वाले यूज़ करते हैं। तो वो उसे मोबाइल भी हमने यूज़ नहीं, आज भी जब मोबाइल बहुत कम यूज़ करता है वो। हाँ, क्या इंटरेस्टिंग बात है। डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है मैम, डिसिप्लिन हमारे वहाँ रहा, इसलिए वहाँ मेडल भी आते रहे हैं। अनुशासन ही खिलाड़ी को जो 10 साल लगातार मेहनत आराम, ये वो तपस्या है जो मेडल में कन्वर्ट होती है। और खासकर जब आपको कोई पर्सनल लॉस हो, वो भी कम उम्र में, तो आपके लिए एक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, मोटिवेशन भी होती है, कुछ प्रूव भी करना होता है। और उसके बाद जब आप इंटरनेशनल लेवल पर क्वालिफाइंग हासिल कर ओलंपिक पहुंचते हैं तो आपका वो माइंड तैयार है। आप 10 साल की वो तपस्या का दिन है। बिल्कुल सर, ये हम कहते हैं, ये जब सुनते हैं बड़ा मतलब बुरा भी लगता है कि पेरेंट्स चले गए ये, और 11 साल की उम्र में रेसलिंग। लेकिन कितना चैलेंजिंग था अमन को, क्या मेंटली कभी उसने बात की, कभी मतलब कैसे टैकल किया इस सिचुएशन को आप लोगों ने? मुझे टैकल ये है कि जैसे मैंने बताया, उसको फाइनेंशियली थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया हमें कोचेस ने और हमारी एकेडमी ने, जो उसको सपोर्ट किया। और उसके साथ ये कहा भाई जैसे कि उसका जो है, जब उसने एक कहते हैं ना एक खिलाड़ी जो है कि हाँ भाई मैंने इसी में अपना फ्यूचर बनाना है, वो अपने गांव में भी थोड़ी बहुत रेसलिंग करता था। तो उसने ये कहा कि भाई गांव के जो है यहाँ पे बच्चे रहते हैं करते हैं, तो उसने कहा जी मैंने अपने रेसलिंग में फ्यूचर बनाना है। तो वो यहाँ पे जो है रेसलिंग करता था,
रेगुलर, जब वो 1 साल में 1.5 साल में इतनी जल्दी पिक कर गया, स्कूल नेशनल भी खेला वो। तो आप लोगों ने भी क्या खास ध्यान दिया, आप लोगों के दिल में भी इमोशनली मैंने बताया ना, इमोशनली टच आप लोगों के लिए भी तो ये प्रॉब्लम है, आप लोगों के लिए भी तो एक अलग ये था कि हाँ भाई इसके जो है किसी खिलाड़ी के माँ बाप नहीं होता, आपके भी सोचोगे कोई आएगा कि हाँ भाई ये थोड़ा बच्चा जो है करेक्ट, हाँ कि इमोशनली हो जाओगे आप भी, भाई माँ बाप नहीं है और इसको प्लेयर बनाना ही बनाना है। बिल्कुल। और ये चैलेंज है कि भाई ये सफल होके जाए यहाँ से, जो है कि अपने जो है भाई उसकी बहन है छोटी, जो है अपने परिवार को संभाले। तो ये हमारे लिए भी, और उसके बीच वो लड़का मेहनती भी है, क्योंकि वो चैलेंज सिर्फ उसके लिए नहीं था, आपके लिए भी, हमारे लिए भी था। कोचिंग के लिए सब कुछ थोड़ा ज्यादा पर्सनल है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के अरमान की जिम्मेदारी, लेकिन क्योंकि ललित सर के साथ वो था, है ना, तो ललित सर जैसे और एक उनके बड़े दोस्त होंगे या भाई जैसे होंगे, ये इनके मेंटोर भी हो गए, पेरेंट्स भी बन गए, बड़े भाई भी बन गए। तो हर रोल में उसमें आपको एडजस्ट होना, ये कोचिंग से ज्यादा डिमांड हो गई, ये कोचिंग नहीं रही, ये कुछ मतलब मैट से बाहर भी आपका रोल बढ़ गया है। मैं एक चीज और ऐड करूं सर, आपने इन सारे रोल्स को डिफरेंशिएट कैसे किया कि अभी मुझे सिर्फ कोच बनना है, मतलब इमोशनल सपोर्ट नहीं देना, डिफरेंशिएट कैसे किया? हम उसे मैडम जैसे प्रैक्टिस करता, हम उसको जो है ना पूरे दिन जो है प्रैक्टिस में बिजी रखते थे। जैसे भाई प्रैक्टिस कराई, खाया पिया अपना सो जा, फिर उठो अपना प्रैक्टिस पे जाओ, फिर अपना जो खाया पिए, ज्यादा उसको सोचने का टाइम नहीं दिया। हाँ, सोचने का टाइम नहीं देते थे उसको, भाई कि तू अपने माँ बाप के बारे में सोचो मत। और जो है प्रैक्टिस में ही जो है ज्यादा उसे लगाए रखते थे, ताकि जो है उसका ध्यान ना भटके इधर उधर। मोबाइल में घर पे हम उसे बात नहीं करने देते थे, और जो है वहां पर जब वो जो है उसे घर भी नहीं जाने देते थे हम, ना उसके घर के आते थे। अच्छा, मतलब डिस्ट्रैक्शंस दूर के, हाँ कि भाई ताकि जो उसको घर वालों की माँ बाप की याद ना आए, उसको वहीं पर ही हम जो है उसको कहते थे भाई तू यहीं रह। हम और भी बच्चों से कहते, क्योंकि जब हम घर की तरफ ज्यादा जाते हैं तो फिर एक फैमिली प्रॉब्लम कोई आदमी को, जो खिलाड़ी को एक डिस्टर्ब करती है, इमोशनली वीक हो सकता है, उसका जो है फिर कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई हाँ अपनी फैमिली की तरफ भी वो ध्यान देने लग जाता है। तो इसलिए जो है उसको हमने फैमिली की तरफ, आज भी जो है अमन जो है साल में सिर्फ 1 या 2 बार घर जाता है, उसे जाने ही नहीं देते हम, वहीं रहता है, वहीं अपने वही उसके जो अकेडमी उसी के यार दोस्त उसके हैं। बहुत सारी हार्डशिप्स हैं। हाँ, बहुत ही मतलब जितना इजी लगता है ना क्रिटिसाइज करना, अगर हम ये इनकी बिहाइंड दी परफॉर्मेंस स्टोरी सुनेंगे या अचीवमेंट के अलावा संघर्ष सुनेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी को मेडल मिले, किसी को नहीं मिले, लेकिन हमने वी हैव नेवर स्टेप देयर शूज, नो स्टेप इन देयर शूज, उनको सिर्फ बैक करना बनता है। और हाँ, बिल्कुल नहीं, अब समझ में आता है ना कि इन सब में आप भूल रहे हो, हमारी ये सोसाइटी है जो कहती है खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो अब बदला है ये मिथ भी हमारे चेंज यहाँ हो रहा है। स्कूल में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, आप क्रिकेट खेल लेते हो, हाँ जी, कोई कंपटीशन नहीं है। सोचो एक 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा एक कमिटमेंट कर देता है कि मैं एक खेल खेलूंगा, और फिर उस पे 12 साल 15 साल संघर्ष करता है। तो ये तपस्या है, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। अभी यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू हुए हैं, ये स्कूल गेम्स और जो अंडर 10 और अंडर 8 वाले कंपटीशन होते हैं, जहां जेनेटिक प्रोफाइलिंग के जरिए आप टैलेंट ढूंढते हैं, ऐसा हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो ये सारे वो तपस्वी हैं जो पहुंचे ओलंपिक में, बिल्कुल, जो उस समाज के खिलाफ लड़के पहुंचे हैं जिनको एक नौकरी पाना ज्यादा जरूरी लगता है खेलने से। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर एक मुद्दा यहाँ पर उठाता हूँ, पर्सनल हमने सुना, वाकई में हम भी सब इमोशनल हो गए, लेकिन इन इमोशंस को ही हमें स्ट्रेंथ में तब्दील करना है, मेडल जीतना है। और ये फॉरेन में कोचिंग करना, ये इतने दिन फॉरेन में भेजना, ये कितना फायदेमंद होता है फॉरेन में कोचिंग करना? क्योंकि यहाँ पे भी एक से कोच है, रेसलिंग हमारे भी जड़ों से जुड़ा हुआ गेम है। तो ये फॉरेन कोचिंग, अभी जैसे अमन सहरावत रशिया में कोचिंग कर रहे थे, तो कोई जर्मनी में कर रहा है, कोई पोलैंड में, कोई अर्मेनिया में, तो इससे कितना फायदा मिलता है फॉरेन कोचिंग में? ऐसा होता सर, क्या होता है कई बार क्या होता है, जैसे एक लेवल के पूरे वर्ल्ड के प्लेयर जो हैं वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसा आपने कहा रमन को हमने 20 दिन के लिए अभी रशिया भेजा, रशिया में एक जगह है दागिस्तान, वहाँ पे क्या पूरे वर्ल्ड के प्लेयर आते हैं। अच्छा, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट कंट्री है, आपस में। तो एक दूसरे को देख के एक दूसरे का, हाँ भाई वो कैसे प्रैक्टिस करता है, उसकी क्या कमी है, क्या वो प्रैक्टिस में कैसा बिहेवियर रहता है उसका, वहाँ देख के ये पता लगता है कि हाँ भाई कि भाई वो किस टाइप की प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या खिलाड़ी है, एक दूसरे को वॉच करते हैं। ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हमारे इंडिया के ही फॉरेन वाले भी करते हैं, सारे वो भी करते हैं कि हम जैसे प्लेयर है, मान लो इस वेट में कोई प्लेयर है, जैसे हम फॉर एग्जांपल अंतिम पंगाल है, अंतिम पंगाल को भाई हाँ भाई ये सीड है और इसका मेडल है वर्ल्ड में,
और प्लेयर जो हाँ भाई उसको वॉच कर रहे होंगे जरूर कि भाई अंतिम क्या कर रही है और क्या कर रही है, ऐसे ही जैसे ये भी वहाँ कर रही होगी जो इससे अच्छे प्लेयर होंगे। तो कई बार क्या होता है कि क्लाइमेट भी जो होता है ना, हमारे यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, वो सोचते हैं भाई हाँ भाई जहाँ जैसे पेरिस में ओलंपिक हो रहे हैं इस बार कि भाई उस जैसा क्लाइमेट मिले हमें, और जो है वहाँ पर जो है एक माहौल एक वहाँ। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फॉरेन में क्या होता है, यहाँ पर जैसे हमारे प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये खाली फैमिली से ही नहीं, और भी फ्रेंड सर्कल होता है, किसी कंपटीशन में कोई एज ए गेस्ट बुला लिया, किसी प्रोग्राम में बुला लिया, ये डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होता है। फॉरेन में ये चीज़ सिर्फ एक फोकस अपना प्रैक्टिस पे होता है। अब जैसे अमन है, मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप लोग कहोगे कोई आ रहा है यार दोस्त, अमन के साथ फोटो करवा दो, इसका इंटरव्यू करवा दो। सही बात है। अब क्या होगा कि वो खुद ही कहता है अमन के जी मैं जो है, फिर अमन क्या कोई भी पहले भी हमारा रवि भी सुशील भी, हम जब इनका कंपटीशन नजदीक आता है ना किसी को मिलने नहीं देते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि जो है इनका ध्यान भटकता है फिर कि भाई हाँ ये अब फॉरेन में जाने का मतलब ही यही है, आइसोलेट हो गया। हाँ कि आप एक ही जगह क्या है, कंसंट्रेशन बबल, कंसंट्रेशन आपका एक ही जगह रहेगा, वही आपने उस पर ही फोकस रहेगा आपका। हाँ भाई प्रैक्टिस करनी है, रेस्ट करना है, फिर प्रैक्टिस पे जाना है, एक ही जगह माइंड सेट रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई हम इंडिया में रहेंगे कि भाई आज घर वालों की प्रॉब्लम, फोन आ गया, ये प्रॉब्लम है। मैंने आपको जैसे पहले बताया, अमन को फोन पे भी बात नहीं करने देते, इसलिए कि फैमिली प्रॉब्लम ना पता लगे खिलाड़ी को कि क्या हो रहा है। हम लोग आप जब देखते हो हर एक किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के कोई कह रहा है जी मेरे प्रोग्राम में एज ए गेस्ट आ जाओ, फिर कई जगह ये बात मैं समझ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे पूछनी है, सब अपने पर्सनल कोचेस के लिए बोलते हैं, आप अमन के साथ सुबह से शाम तक ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो क्या आपको अमन के साथ ओलंपिक्स में नहीं होना चाहिए था एज ए कोच? इसका जवाब मैं दुखती रख तो नहीं छोड़ दी मैंने, क्योंकि अमन की ये चाहत भी थी कि मेरे कोच मेरे साथ रहे, लेकिन अमन के साथ आप नहीं जा पा रहे हो, ये एक नुकसान अमन को हो सकता है। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी को और ओलंपिक एसोसिएशन को शायद ध्यान देना चाहिए था। कितना फायदा होता अगर आप एक अपना पर्सनल कोच रहता है। विनेश ने लड़ झगड़ के अपना पर्सनल कोच लिया था, तो मतलब ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हर इंडिविजुअल प्लेयर अपने कोच के साथ ट्रैवल कर रहा है। आप नहीं कर रहे हो ललित जी, आपको आज पेरिस में होना चाहिए था यहाँ पर अमन के साथ, ना कि हमारे साथ इंडिया टीम में। हमें फायदा हो रहा है, हमें अलग फायदा हो रहा है, हमारे व्यूअर्स को फायदा हो रहा है, लेकिन वो मेडल में तब्दील हो सकता था अमन के साथ आप रहते, जो एक एक मेंटल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट उसका जानते हैं, कहाँ इसको पेन हो रहा है, क्या इसकी कमजोरी है, मेंटली अभी है कैसा सोच रहा होगा, और वहां पर आप नहीं हो। आप फोन पे वो चीज पूरा नहीं कर सकते, कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। देखो अमन क्या, कोई भी प्लेयर हो, जो प्लेयर को बचपन से प्रैक्टिस करा रहा है, खाली अमन की बात नहीं कर रहा मैं, सबके लिए, मैं वो सबके लिए, लेकिन आप यहाँ पर हो, अमन सामने एग्जांपल है हमारे पास, हाँ, जो ओलंपिक जा रहा है, उसका देखो ये बेनिफिट रहता है उस कोच को, उसके बारे में सब कुछ पता। हाँ भाई वो किस टाइम खाएगा, किस टाइम प्रैक्टिस करेगा, क्या उसकी कमजोरी है, क्या उसको प्रैक्टिस करानी है, ये सब जो है उस कोच को जो उसके साथ जुड़ा रहता है उसको पता रहती है। रही बात जाने आने की, वो सर उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूँ, वो तो फेडरेशन का और मिनिस्ट्री का काम होता है। लेकिन आपको जाना चाहिए था, ये एक फैक्ट है। ये एक था कि आज गुरु द्रोणाचार्य ललित कुमार जी को यहाँ पर अमन सहरावत के साथ पेरिस ट्रैवल करना चाहिए था। कब भेजेंगे अमन को आप पेरिस, क्योंकि वो रशिया से इंडिया आ रहा है, कितने दिन कंपटीशन से कितने दिन पहले पहुंचेगा? हम जो है उसकी जो है 4 तारीख की हमने दिन की फ्लाइट कराई है, इसीलिए पहले उसकी 30 की थी, हमने चेंज करा के, क्योंकि वहाँ एक अकेला मेल एथलीट है वो, तो वहाँ पर स्पारिंग पार्टनर की भी इसकी भी दिक्कत होगी, ये सब कुछ, इसलिए हमने उसकी 4 तारीख की फ्लाइट कराई है, ताकि वो 5 तारीख को वहाँ पहुँच जाएगा। 2 दिन पहले जो 8 को उसकी जो है वहाँ काफी है। हाँ 1-2 दिन पहले सर जाना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है 2 दिन कम तो नहीं है, 4 दिन ऐसा होता है सर। अब अगर जैसे टीम जाती है ना, टीम के साथ तो क्या होता है वहाँ पे प्रैक्टिस पार्टनर मिल जाएगा आपको, वहाँ पे वेट घटाने के लिए। अब क्योंकि अमन अकेला खिलाड़ी है, और इसलिए जो है हमने जो एक रशियन प्लेयर है वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है, जो अभी भी जो है स्पारिंग पार्टनर कम कोच है वो। अच्छा, इसलिए अमन के साथ उसका नाम जो है क्या है, वो उसके साथ वहाँ पे 1-2 दिन रहेगा। तो ऑफ द गेम्स विलेज में नहीं, वो बाहर रखे, वो उसको जो है गेम्स विलेज में नहीं होगा वो। हाँ, तो वो जो है उसका जो है स्पारिंग भी बुला के करा लेगा कहीं भी, क्योंकि जो है उसके जोर कर लेगा, उसके वेट वूट भी चेक कर लेगा, क्योंकि वो खुद भी अभी रेसलिंग करता है थोड़े, हाँ तो उस लेवल पे नहीं है। तो इसलिए जो है हमने कहा चलो वो कुछ नहीं तो हम नहीं तो वो सही, थोड़ा बहुत तो उसका साथ देगा, और इसीलिए हमने उसकी टिकट भी अब लेट कराई है 4 तारीख की। पहले उसका प्लान था 30 तारीख को, जो गर्ल्स जा रही है ना टीम, उनके साथ जाने का। अच्छा। लेकिन हमने अमन से बात करके, हमने फेडरेशन से बात, नहीं हमारा अमन के साथ कोई मेल प्लेयर नहीं है, इसको हम 4 तारीख को या 5 को भेजेंगे। तो फेडरेशन ने इसकी फिर
हमने IOA से बात करके 4 तारीख की शाम की टिकट कराई है, ताकि ये 5 को पहुंच जाएगा, अपना रेस्ट करेगा, फिर 6 तारीख के अपना प्रैक्टिस करके वजन सेट करना शुरू कर देगा। 2 दिन पहले जो है अपना शुरू कर देगा वहाँ प्रैक्टिस। चलिए मजा आएगा इस बार। और रेसलिंग में छोटा सा दस्ता जा रहा है, लेकिन देखिए बड़ा मजबूत और बड़ा पावर फैक्ट्री जिसको मैं कहता हूँ, पावरफुल एथलीट्स यहाँ पे जा रहे हैं, और उम्मीद है कि यहाँ से कम 2 से 3 मेडल जो है वापस हिंदुस्तान लेकर आएंगे यहाँ पर रेसलिंग, और जो नहीं लाएंगे वो भी एक्सपीरियंस लेके आएंगे, क्योंकि बड़ी यंग टीम जा रही है यहाँ पर। हाँ ललित जी बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और इस ओलंपिक्स के दौरान आपसे बातचीत चलती रहेगी, और अमन हो चाहे अंशु हो चाहे यहाँ पर विनेश हो, जब भी मेडल के पास होंगे, जब भी उनकी बाउट होगी, तब आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ ललित जी स्टूडियो में होंगे और हमारे एंकर्स होंगे, और मैं पेरिस में रहूंगा, मैं बाउट देखूंगा गुरु, और पेरिस से ही कवर करेंगे। पेरिस से कवर, पेरिस से मैं इन डेप्थ एनालिसिस आपसे लेंगे हम, पेरिस से खबरें दूंगा। इन डेप्थ एनालिसिस यहाँ होगी, ग्राउंड जीरो से मैं बताऊंगा हो क्या रहा है, बस ये सारी चीजें होंगी। इन डेप्थ तो यही होगा बॉस, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द बाउट जो वहां पे हो रही है, वो सब प्लेयर का माइंडसेट कैसा है, वो सब ये तो ललित जी यही देख के बता देंगे। मैं तो खबरें दूंगा, आज क्या हो रहा है, सपोर्ट कैसा मिल रहा है, क्या हो रहा है, आज किसका मुकाबला, खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसी ऐसी खबरें आएंगी ना, कि कहीं पेन तो नहीं है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कहीं अमन को चलते हुए मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा, थोड़ा सा लंगड़ा से रहे, थोड़ा इंजरी तो नहीं है। तो ये भी तो बता दो कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों का मैच ढूंढना कितना बड़ा टास्क होता है। अरे बाप रे, अगर आप ओलंपिक कवर कर चुके हैं तो एक कैलेंडर आता है बहुत बड़ा, उसमें आपको बाकायदा देखना पड़ता है कितने बजे किस खिलाड़ी का किस गेम्स में किस वेन्यू पे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं जाते जाते। यहाँ पर अगला एक और खास कार्यक्रम जो है, एक और खास पेशकश आपका इंतजार कर रही है इंडिया मांगे गोल्ड में, लेकिन शूटिंग रेंज जो है पेरिस से 250 किलोमीटर दूर है, तो सुबह 4 बजे हमें निकलना पड़ेगा शूटिंग रेंज के लिए। वहां पे 9 बजे शुरू हो जाएगा, पहले शूटिंग करेंगे, और शूटिंग का इवेंट जो खत्म होगा शाम के 4 बजे होगा, और शाम के 5-6 बजे जो है यहाँ पर रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन शुरू हो जाएगा। तो वापस शेटरू जो जगह है वहां से मुझे 3 घंटे की ट्रेन लेकर वापस पेरिस आना पड़ेगा। तो रात के 12 बजे तक 1 बजे तक यहाँ पर दूसरे इवेंट्स कवर करने पड़ेंगे, और सुबह फिर 4 बजे की ट्रेन लेकर मुझे 250 किलोमीटर दूर शूटिंग रेंज पहुंचना पड़ेगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम भी कोई कम पहलवान नहीं है बॉस। और मैं ललित जी से वो घोट के ले जाऊंगा बादाम पानी वाला, उसको पीता रहूंगा मैं जाकर। दूध में ले जाइएगा? दूध में नहीं लेके जाऊंगा, उससे स्लो हो जाएंगे, उससे सुबह नींद नहीं खुली तो ठीक है, दूध वाला वापस आके पीजिएगा। हाँ, दूध वाला वापस आकर पियेंगे और घर में आराम करेंगे। ललित जी थैंक यू सो मच, है ना, बड़ा मजा आया, और हमें पता चल गया सारी बारीकियों के बारे में, है ना, और इसी तरीके से हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। तो इंडिया मांगे गोल्ड की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, एक और पेशकश आपका इंतजार कर रहा है। देखते रहिए हमारा ये खास चैनल, जिसमें 24 घंटे ओलंपिक स्ट्रीमिंग जारी रहेगी।